Hi students, welcome to Ranker's classes. Our today topic is de Broglie hypothesis. Okay? तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा de Broglie hypothesis ऑफ मैटर वेव। तो मैटर वेव क्या हो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले de Broglie hypothesis है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है कि ये 100% सही है ही, ठीक है। ये डी ब्रोगली नाम के जो साइंटिस्ट थे उनका ये हाइपोथेसिस था कि हमको ऐसा लगता है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कुछ लिमिटेड सोर्स के बेसिस पर आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं जो सही भी हो सकता है, जो गलत भी हो सकता है। अगर बाद में एक्सपेरिमेंट इस चीज को प्रूव कर देता है तो यह हाइपोथेसिस सही माना जाता है, और अगर जो आप हाइपोथेसिस दिए हैं वो एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं करता है, उसका उल्टा अगर रिजल्ट आता है तो वो हाइपोथेसिस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ये सबसे पहले थ्योरेटिकल कांसेप्ट था, ठीक है। इसी के बेसिस पर इनको पीएचडी का डिग्री मिला था। पीएचडी में क्या होता है ना, कुछ थीसिस लिखना रहता है, ठीक है। तो ये अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दिए थे जिस पर इनको पीएचडी का डिग्री मिला, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया कि इनका जो हाइपोथेसिस था वो क्या है? सही था। तो क्या हुआ कि इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो खैर इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, हम लोग बस इतना समझेंगे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या पढ़ना है और इनके दिमाग में ये कंसेप्ट क्यों आया, ठीक है। क्योंकि हाइपोथेसिस है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ सोच करके आदमी उसके बारे में सोचा होगा, ठीक है। एक चीज होता है क्या कि आप देखते हैं तब बोलते हैं, एक होता है किसी चीज के बारे में सोचना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज के बारे में आप सोच रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं से उसका लिंकेज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में ये हाइपोथेसिस कैसे आया, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये 1820 में पता चल चुका था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है 1820 में पता चल चुका था। तो फैराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे ना उनको लगता था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। ये एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि मतलब ये श्योर नहीं थे पूरा कि हाँ भाई इससे ये होगा तो इससे ये होगा ही। लेकिन चूंकि यूनिवर्स जो होता है ना वो सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है कि अगर ए के अकॉर्डिंग बी हो रहा है तो बी के अकॉर्डिंग ए होता है, या ए से बी होता है तो बी से ए भी होता है। ये 100% सही नहीं, लेकिन जनरली ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आदमी को लगता है कि ऐसा ए से बी है तो बी से ए होना चाहिए, और उसके बाद फिर क्या करता है कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगर मिल गया तो ओके, नहीं भी मिला तब भी ओके, क्योंकि ये तो 100% श्योर था नहीं कि भाई ए से बी होगा तो बी से ए होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। ये फैराडे के दिमाग में बार बार चलता था, और इस पर ये क्या करते हैं कि 8-10 साल एक्सपेरिमेंट करते हैं और फाइनली क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट को अचीव कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जो आप ईएमआई में पढ़ते हैं ना कि चेंज इन फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फैराडे श्योर नहीं थे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, लेकिन इनको लगा कि ऐसा होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट किए, सक्सेस मिल गया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं कि बाईडीएससी एक्सपेरिमेंट से ये पता चल चुका था कि लाइट क्या है? वेव है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो चुका था कि लाइट क्या है? वेव है, ठीक है। और नियरली 100 इयर्स तक ये कंसेप्ट क्या हुआ? चला कि लाइट क्या है? वेव है, लाइट पार्टिकल नहीं है, ठीक है। 100 इयर्स के बाद आइंस्टीन जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर को मान करके, ठीक है। तो डी ब्रोगली के दिमाग में ये चलता है कि लाइट अगर जो वेव था, लाइट क्या था? जो वेव था वो अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल को भी
वेव के तरह बिहेव करना चाहिए। ये 100% श्योर नहीं थे, लेकिन उनको लगा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है। क्योंकि वो देख चुके थे ना कि फैराडे को लगा कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और ये चीज हो गया, ठीक है। ठीक उसी ढंग से उनको ये लगा कि अगर वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, तो पार्टिकल को भी वेव के जैसा बिहेव करना चाहिए। उनको ऐसा लगा, उसके बेसिस पर क्या किए कि वो अपना एक थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस दिए। ध्यान रखना, डी ब्रोगली जो दिए थे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं था, वो थ्योरेटिकल था, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब ही हो गया जी को हर हालत में थ्योरेटिकल ही हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आ जाएगा तो वो हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपना हाइपोथेसिस देते हैं थ्योरेटिकल वर्जन में, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि डेविल्सन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर देता है कि डी ब्रोगली जो दिए थे वो सही था। तो ये अपना हाइपोथेसिस दिए और बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि क्या ये सही है। तो फिर क्या हो गया कि पूरा दुनिया इसको मान ली है, ठीक है। तो हम आपको अभी तक ये बता रहे थे कि डी ब्रोगली के दिमाग में कैसे ये हाइपोथेसिस आया कि पार्टिकल भी क्या कर सकता है, वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो उनको ऐसा लगा कि यूनिवर्स क्या है, सिमेट्रिक है, तो अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उनका हाइपोथेसिस क्या था, ठीक है, और कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। तो देखो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव नाम है। मतलब कहने का सेंस क्या हो गया कि मैटर जो है वो वेव के तरह बिहेव करता है। इनके हाइपोथेसिस में यही था कि मैटर है वो कैसा बिहेव करता है, एक वेव के तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स पोस्टुलेट्स दैट एनी पार्टिकल ऑफ मैटर दैट हैज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब जो मूव कर रहा है, ठीक है, इज ऑल्सो ए वेव। इस बात को समझना कि कोई भी पार्टिकल जिसके पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है, मतलब क्या है कि वो मोशन में है, तो वो कैसा होगा, एक वेव के तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। और क्या ये हुआ इसका क्या पहला पोस्टुलेशन, क्या कि कोई भी पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम है, या ये बोलो कि कोई भी मूविंग पार्टिकल एक वेव के तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट हुआ। दूसरा क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं कि द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल, मतलब कहने का सेंस क्या हुआ, ये बोल रहे हैं कि वेव, अगर पार्टिकल मैटर वेव के तरह बिहेव करेगा, या ये बोलो कि कोई पार्टिकल है अगर वो वेव के तरह बिहेव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वेवलेंथ होगा। वेव का मतलब क्या हुआ, उसमें वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये पहला तो ये बोले क्या कि पार्टिकल है वो वेव के तरह बिहेव करेगा अगर वो मोशन में है तो। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि उस वेव का जो वेवलेंथ होगा ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स लीनियर मोमेंटम होगा। तो पहला कंसेप्ट इनका क्या हो गया जी कि पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि उस पार्टिकल का वेवलेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोमेंटम के होगा। और अगर जो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का, तो वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर मोमेंटम के, तब तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर प्रोपोर्शनलिटी है जो कि खुलेगा तो ये कांस्टेंट आएगा। तो देखा गया कि वो कांस्टेंट जो था वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर था, ठीक है। तो ये वाला है जो कि इसके बराबर हो गया। एक बार फिर से, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ये माना गया क्या कि कोई भी पार्टिकल है जो अगर मोशन में रहेगा तो वेव के जैसा बिहेव करेगा, और अगर कोई भी वेव के जैसा बिहेव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास वेवलेंथ होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वेवलेंथ जो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल पोस्टुलेशन, और ये वाला क्या हो गया, थ्योरेटिकल पोस्टुलेशन। पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, ये क्या हो गया,
थ्योरेटिकल पोस्टुलेशन या थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस। और न्यूमेरिकल हाइपोथेसिस क्या हो गया कि जो वेवलेंथ होगा उस वेव का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। और जब ये बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोपोर्शनलिटी खुलेगा तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो वो कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर था, ठीक है। इनका दोनों हाइपोथेसिस हम आपको बता दिए, एक थ्योरेटिकल वाला भी और एक मैथमेटिकल वाला भी या न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है, चाहे वो पार्टिकल बड़ा हो चाहे वो पार्टिकल छोटा हो, ठीक है, चाहे वो बड़ा सा बॉडी हो चाहे क्या हो बहुत छोटा बॉडी हो, ठीक है, अगर वो मूव करता है तो उस पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है और उसका वेवलेंथ जो होता है उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब पार्टिकल जहां जहां मूव कर रहा है उसका वेवलेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल किसके बराबर होता है जी, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, और p को हम लोग एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल है जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यही वाला जो आप ये वाला देखे थे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि पार्टिकल बड़ा सा हो या छोटा सा हो अगर वो मूव कर रहा है तो उसका वेव नेचर शो होगा और उसका वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड होगा, मतलब उसी के साथ रहेगा। और लैम्डा का वैल्यू जो होगा किसके बराबर होगा, h बाई पी के बराबर होगा या h बाई एम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझना, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, इस एग्जाम्पल से कुछ चीज तुमको समझ में आएगा। तो यहाँ देखो क्या हर एग्जाम्पल से जी कुछ ना कुछ बताने का प्रयास किया गया है, वो आपको समझना है और ध्यान में रखना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए फुटबॉल ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड और एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक फुटबॉल का जिसका मास 1 kg है और स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो समझना पहले, तो लैम्डा फुटबॉल किसके बराबर हो जाएगा, h बाई पी, पी का वैल्यू m भी हो जाएगा क्योंकि स्पीड दिया हुआ है तो हम लोग p को m भी कर दिए, तो h का वैल्यू इतना होता है और m दिया हुआ है 1 kg और v का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सोल्व करिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। इसके बेसिस पर क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है वो हम बताते हैं। अभी आप समझिए कि एक फुटबॉल जिसका मास 1 kg है और अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उसका वेवलेंथ इतना आएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पीड क्या है 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब मेगा मीटर पर सेकेंड है। तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिर से h बाई एम भी, h का वैल्यू पुट कर दिया गया, मास का वैल्यू पुट कर दिया गया इलेक्ट्रॉन का और v को भी क्या कर दिया गया है, पुट कर दिया गया। तो इसको सोल्व करने पर ये रिजल्ट आएगा 7.3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इस चीज को ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ आया, इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आया वो इतना एंगस्ट्रॉम आया। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल होता है, ठीक है, ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। तो अगर वो मूव करेगा तो उसका वेव नेचर होगा, तो उसका वेवलेंथ जो था ना वो इतना आया और फुटबॉल जब मूव करेगा तो उसका वेवलेंथ इतना आया। अब यहां से समझने वाली बात क्या है कि एंगस्ट्रॉम में कोई भी लेंथ रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसका वेवलेंथ इतना आया जिसको डिटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, ये पता चल गया। लेकिन फुटबॉल का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आया वो 10 to the power -35 है। एक न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो फर्मी मीटर में होता है, 10 to the power -15 मीटर। और न्यूक्लियस के लेंथ को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, समझ आ रहा है। तो 10 to the power -15 को ही डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग
डिटेक्ट तो हो गया है, लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं कि 10⁻⁻15 को ही डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उससे बिलियंस टाइम्स जो छोटा रहेगा उसको तो आप मेजर कर ही नहीं सकते हैं, उसको तो आप डिटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसको आप रिलेट करने का प्रयास करिएगा कि एक फुटबॉल है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ है, मगर उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर उसके वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके वेव नेचर को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको फुटबॉल केवल पार्टिकल के ही रूप में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसका वेव नेचर नहीं है, उसका वेवलेंथ नहीं है, लेकिन उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और एक चीज समझिएगा जी, जिसके डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको एज ए वेव देखना या एज ए वेव यूज करना मुश्किल है। ठीक है, मतलब उसको आप यूज नहीं कर पाइएगा। जब तक आप किसी के डी ब्रोगली वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं तब तक ना आप उसको यूज भी नहीं कर सकते। इस कारण से आप आगे देखिएगा कि फुटबॉल को एज ए वेव कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते। रीजन, उसका वेवलेंथ इतना कम है कि उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है। इस कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव भी बहुत जगह पर यूज किया जाता है और एज ए पार्टिकल भी बहुत जगह पर यूज किया जाता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। फुटबॉल है तो केवल पार्टिकल के जैसा ही आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, एज ए वेव ट्रीट नहीं कर सकते हैं। रीजन, वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है, जिसको डिटेक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, मगर फिर भी हम एक बात बोल रहे हैं, वेवलेंथ आप डिटेक्ट करिए या नहीं करिए, थ्योरेटिकली उसका वेव नेचर है, आपके काम का नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वेवलेंथ ज्यादा हो या कम हो, वेव नेचर उसका है, बस ये है कि आप उसका यूज नहीं कर पाइएगा, इसके वेव नेचर को आप यूज नहीं कर पाइएगा, लेकिन वेव नेचर है। ऐसा नहीं कि वेवलेंथ बहुत कम आ गया तो उसका वेव नेचर नहीं। समझ में आ रहा है? वेव नेचर टेंड्स टू 0 है, मगर है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, थ्योरेटिकली हर पार्टिकल का वेव नेचर होता है। ठीक है, यूज किसका कर सकते हैं, तो जिसका वेवलेंथ एंगस्ट्रम के टर्म में आए उसको यूज कर सकते हैं। एंगस्ट्रम या एंगस्ट्रम से ज्यादा रहेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, एज ए वेव भी आप बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्मी से भी कम अगर वेवलेंथ है तो उसके वेव नेचर को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए क्या है कि फुटबॉल को हम लोग एज ए वेव नहीं देख पाते हैं, एज ए पार्टिकल ही देखते हैं, क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको एक्सपेरिमेंटली आप एज ए पार्टिकल भी बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं, एज ए वेव भी बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वेव नेचर जो होता है वो मेजर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप समझ रहे होंगे। और अगर आपको कहेगा न्यूमेरिकल करिए तो दिमाग लगाना बंद कर देना है, कम आए ज्यादा आए सीधे H=mv जो भी होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी ब्रोगली waves are shown for 3 particles of equal mass, which one or ones is moving most slowly। तो लैम्डा का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है किसके, h/p, और p के जगह पर क्या हो जाएगा, mv। ठीक है, तो तीनों पार्टिकल के लिए h तो है जो कि सेम होगा, और तीनों पार्टिकल का क्या दिया हुआ है कि मास भी क्या है, सेम है। देखो ना, इक्वल मास है। ठीक है, तो कंपैरिजन जब भी आपको करना रहता है तो कैसे करते हैं कि पहले आप फॉर्मूला लिख दिए और जो सब के लिए कांस्टेंट उसको काट दीजिए, क्योंकि वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ये सब आप जान रहे हैं। तो लैम्डा वैल्यू हो गया h/p, p के जगह पर m भी, तो तीनों के लिए h भी कांस्टेंट है, तीनों के लिए मास भी कांस्टेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूछ रहा है कि मोस्ट स्लोली, तो जिसका भी सबसे कम होगा, एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि उसका लैम्डा ज्यादा होगा। तो अगर मोस्ट स्लोली कैलकुलेट पकड़ना है कि कौन होगा, तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, तो इसका वेवलेंथ तो है जो कि इतना है। ठीक है, इसका भी वेवलेंथ देखिएगा तो उतना ही विड्थ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इसका वेवलेंथ देखिएगा आप तो इतना आपको दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो इस दोनों का वेवलेंथ देखिए तो बराबर है, और इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा जी, तो या तो पता चल रहा होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, या आप यहाँ से लेकर करके यहाँ तक भी आप बोल सकते थे। तो आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा है वो क्या हो रहा होगा, स्लोली मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो सी का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सी का वेलोसिटी क्या होगा या स्पीड क्या होगा, सबसे कम होगा, वही आपको पूछ रहा है। तो सी का सबसे कम होगा, तो ए एंड सी आर टाइड, गलत है, ए का सबसे कम नहीं है, ए एंड बी आर टाइड। एक चीज समझिएगा, ए और बी का वेवलेंथ सेम है, मगर वो ये नहीं पूछ रहा है कि किसका सेम है, वो ये पूछ रहा है कि किसका सबसे कम है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ए एंड बी क्या है, मतलब बराबर है, ठीक है, लेकिन हमको बराबर से नहीं मतलब है, वो पूछ रहा है स्लोली कौन है। तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, सही है, मगर ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो मोस्ट स्लोली सी है, तो यही वाला हो जाएगा, समझा ना। स्टेटमेंट और ऑप्शन में पता चलता है ना कि क्या है। देखिए कोई बोल दिया क्या कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, मगर ये बोल देगा कि ए बी पर फोर्स लगा रहा है, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। अब इसमें दे दिया क्या कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट ये सही स्टेटमेंट है, मगर ये इसका ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो वही हम बोलना चाह रहे हैं कि ए एंड बी आर टाइड, मतलब ये बोलना यही चाह रहा है कि इस दोनों का वेवलेंथ जो है वो सेम है, तो ये बात सच है, मगर ऑप्शन में ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ऑप्शन में ये ढूंढना है कि मोस्ट स्लोली कौन है। तो मोस्ट स्लोली जो होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, सी का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो सी का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन आपका कौन हो गया, सी हो गया। अच्छा समझ रहे हो यहाँ पर, तो ऐसे ही केवल कर दे रहे हैं। चलिए अब इस चीज को समझिएगा, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बाद में आपको क्या करना है कि ये सब जो भी है ना, सबको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से ये वाला तो पता है आपको कि लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर होता है, h बाई पी के बराबर होता है, ठीक है। और p को खोला जा सकता है किस में, तो mv में खोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या करता है ना कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ये रहना चाहिए कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करने का प्रयास करेगा ना, तो एक हम लोग पढ़ते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में कि आर का वैल्यू होता है जो mv बाई क्यूबी के बराबर होता है, तो क्या होगा कि mv का वैल्यू आर क्यूबी। तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर आपसे पूछ देगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, तो आपके दिमाग में आएगा h बाई mv, और क्या है कि आप डाटा खोजिएगा किसको, m को और v को खोजिएगा, लेकिन डाटा mv के टर्म में नहीं रहेगा, वो बोल देगा कि पार्टिकल जो है वो इस रेडियस पर मूव कर रहा है, चार्ज इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतना, इस ढंग से बात करेगा। तो कहने का सेंस क्या है कि h बाई mv सही है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करना चाहेगा वो, तो ये ध्यान रखिएगा कि mv का ही वैल्यू किसके बराबर हुआ था, r क्यूबी के बराबर हुआ था। और हम तो ये बोलेंगे कि ध्यान नहीं रखिए, सीधे रट जाएंगे कि लैम्डा का वैल्यू h बाई पी होता है, p को mv भी लिखा जा सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड से अगर रिलेट करना चाहेगा तो mv को r क्यूबी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं जी कि किसी भी फॉर्मूला को वहां तक खींचना होता है जिस टर्म में क्या हो, डाटा दिया हुआ हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज समझना कि मोमेंटम दिया था तो ये फॉर्मूला तुम यूज कर लोगे, अगर स्पीड दिया था तो ये फॉर्मूला तुम यूज कर लोगे, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करना चाहेगा तो तुम इस फॉर्मूला को यूज कर लोगे। लेकिन सपोज करो कि वो काइनेटिक एनर्जी का डाटा देता है, तो हम लोग किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई पी है। आप जानते हैं कि मोमेंटम होता है जो अंडर रूट 2m के बराबर होता है, जहां के काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी देगा तो आप इसको यूज करिएगा, ठीक है। सीधे रटा हुआ होना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, पी का वैल्यू अंडर रूट 2m के में भी खुलता है अगर के मतलब
काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डाटा देगा तो P को √2m के कर देंगे, स्पीड में देगा तो mv के टर्म में कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करेगा तो mv को r क्यूबिक कर देंगे। ये सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डाटा देगा तो आप इसको यूज करिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत बार क्या करता है ना कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट नहीं देता है, तो हो सकता है क्या करेगा कि पार्टिकल का टोटल एनर्जी आपको दे देगा और पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। तो याद रखिएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने में आपको टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी काम नहीं देगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने में आपको काइनेटिक एनर्जी काम देगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट देगा ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है कि आपको टोटल एनर्जी दे दे, पोटेंशियल एनर्जी दे दे, तो उसके हेल्प से आप क्या करिएगा काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा और उसको पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज और देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को दो फॉर्मेट में और लिखा जा सकता है, क्यूबी के टर्म में और 3/2 kT के टर्म में। आपको पता है कि किसी भी चार्ज को हम लोग v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करते हैं तो उसका एनर्जी जो होता है q * v से बढ़ जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि q * v ही होता है, एक्सीलरेट करिएगा तो उसका एनर्जी q * v से बढ़ जाएगा, डिसेलरेट करिएगा तो q * v से घट जाएगा, ठीक है। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख चुके होते हैं। यहाँ बोलने समझने वाली बात क्या है कि जब तक वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का चर्चा नहीं करेगा तब तक हम लोग उसको जीरो मानेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर वो डाटा नहीं देगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, ठीक है। तो शुरू में अगर जीरो है तो जितना से बढ़ेगा q * v से बढ़ेगा तो वही वाला उसका क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा माना गया है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो अगर एक्सीलरेशन का बात करेगा तो चेंज भी q * v से होगा और फाइनल रिजल्ट भी वही हो जाएगा q * v, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा क्या बोल रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट डाटा दे देगा तब तो आप इस फॉर्मूला को यूज करिएगा, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट डाटा नहीं देगा, बोलेगा कि एक चार्ज को एक्सीलरेट किया गया है, तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को q * v भी लिखा जा सकता है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। सब रटा हुआ रहना चाहिए थी। और एक चीज ये भी आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो, ठीक है, माने इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, तो उसका T टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये हम लोग हीट में पढ़ते हैं। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का अगर डाटा दे दिया तो डायरेक्ट आप यहाँ पुट करिएगा, लेकिन अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में डाटा देगा तो आप इसको यूज करिएगा, और अगर जो टेम्परेचर के टर्म में डाटा देगा तो काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kT लिख दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला लैम्डा = h/p किधर किधर भागता है, ठीक है। तो जिस टर्म में डाटा देगा उस टर्म में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को लिख कर करके यूज करेंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पर बस ये सीख लेना है कि ये फॉर्मूला है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। हम पूरा टाइप आपको करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जांपल से गुजरते जाइएगा, क्लियर होते जाएगा। तो फाइनली इसमें हम लोग क्या सीखे कि अगर मोमेंटम का डाटा देगा तो ये यूज करेंगे, स्पीड का डाटा देगा तो ये यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करना रहेगा तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देगा तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल देगा तो इसको यूज करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि इसको यूज तभी कर सकते हैं जब या तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो बोल दिया है या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा ही नहीं किया है। अगर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करेगा तो कैसे डील करेंगे ये आगे हम आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। और अगर जो टेम्परेचर के टर्म में बात करेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा = h/p होता है, p को mv भी लिखा जा सकता है, mv को r³ भी लिखा जा सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करेगा तो p को √2m के भी लिखा जा सकता है, जहाँ के क्या है काइनेटिक एनर्जी है। अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का बात करेगा तो ये वाला q * v में भी आ जाता है, लेकिन इसके साथ एक लाइन चिपका देना है जी कि k का वैल्यू q भी तभी होगा
जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा या कुछ नहीं भी देगा तो यही माना जाएगा। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ दे देगा तो उसको कैसे यूज करेंगे वो आगे हम एग्जांपल से समझा रहे हैं। और अगर टेम्परेचर के टर्म में देगा तो k का वैल्यू 3/2 kT होता है, जो कि इसके बराबर होगा। तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर होता है, h/√2m³ ही, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर होता है, h/√3m/kT, ठीक है। अच्छा एक चीज समझिएगा, यहाँ k काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर वाला जो k होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि होता क्या है ना कि काइनेटिक एनर्जी को भी k से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जान करके हम अब यहाँ पर मान लिख देते हैं k डॉट e, तो आपको पढ़ना पड़ता है h/√2mke। तो चूंकि बार बार हम लोग हैबिट में रहते हैं कि p का वैल्यू √2mk होता है जहाँ k काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये k काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ वाला k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाना नहीं है, मोमेंटम देगा ये यूज करिएगा, स्पीड देगा ये यूज करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करेगा ये यूज करिएगा, काइनेटिक एनर्जी देगा इसको यूज करिएगा। काइनेटिक एनर्जी दे ही दे ऐसा जरूरी नहीं है, अगर जो आपको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल देगा तो ये यूज करिएगा जो इसी से आया, ठीक है। सब देखो यहीं से निकला है, डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस ये वाला है जी, ठीक है। अब इसमें आप इधर तब भागिएगा जब डाटा उस टाइप का देगा, इधर तब आइएगा जब डाटा इस टाइप का देगा, इधर तब आइएगा जब डाटा इस टाइप का देगा या इस टाइप का देगा, ठीक है। और बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा, ज्यादा बोलने से क्लियर होगा। चलिए अब इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन पूछा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड विथ 400 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखो चूंकि ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का बात किया, ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा नहीं किया था। आपको बता चुके हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा नहीं करेगा तो उसको क्या मानना है, 0 मानना है। और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करिएगा। चूंकि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया तो आप ये वाला जो अभी पढ़े थे ना, ये वाला, तो यही ध्यान रखना कि जिस टर्म में डाटा देगा उसी फॉर्मूला का यूज करना। अगर टेम्परेचर का डाटा देता तो हम लोग इसको यूज करते, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में डाटा दिया है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के बारे में दिया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं देगा तो 0 मानेंगे और इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, इस एग्जाम्पल को बस केवल आपको कुछ समझाने के लिए दिया गया, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू होता है h/, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने अगर नहीं याद है तो कोई ऐसे सोच सकता है कि लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर होगा, h/p। क्या p का डाटा दिया है, नहीं दिया है, तो h को किस में लिखा जा सकता है, √2mk में लिखा जा सकता है। क्या काइनेटिक एनर्जी का डाटा दिया है, नहीं दिया है, तो इसको किस में लिखा जा सकता है। अगर टेम्परेचर में देगा 3/2 kT, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल में दिया है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो डायरेक्ट ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन इतना हमको लग रहा है कि दिमाग में नहीं चलना चाहिए, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के बारे में बात करेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा या नहीं देगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, h/√2m³ हो गया। अब देखो अगर जो तुमको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो h का डाटा पुट करोगे, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डाटा पुट करोगे, चार्ज का डाटा पुट करोगे इलेक्ट्रॉन का, और भी जो दिया है इसको यूज करोगे। तो ये तो सोचने वाली बात है कि तुमको एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया है और तुम इतना डाटा पुट करके कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या होगा कि 2-3 मिनट तुम्हारा टाइम लगा देगा और साथ ही साथ इरिटेट भी कर देगा और साथ ही साथ क्या होगा कि गलत होने का चांस भी हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे बनाना गलत नहीं है, आप बना सकते हैं, मगर ये क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इरिटेटिंग हो जाएगा और एग्जाम में टेम्परामेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। समझ आ रहा है कि नहीं, पहला कैलकुलेशन करने लगे और इरिटेट हो गए, टेम्परामेंट गड़बड़ा गया, मैटर ही खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को आप समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप इस ढंग से बना लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, लेकिन वो 2-4 क्वेश्चन का और टाइम लेकर के चला जाएगा। सपोज करो कि तुम इसको बनाने लगे और लग गया 3-4 मिनट, 4 मिनट टाइम तुम्हारा लग गया। एग्जाम में क्या है कि मान लो कि 1 मिनट टाइम है तो क्या हो गया कि 3 क्वेश्चन को सबमिट करके लेकर चला गया। कंपटीशन का मतलब क्या है
कंपटीशन का मतलब है कि हर हालत में क्वेश्चन विद इन मिनट डील होना चाहिए, विद इन टाइम डील हो जाए तो अच्छा बात, और टाइम से ज्यादा लग करके अगर कोई क्वेश्चन डील हो रहा है तो उससे अच्छा होता कि नहीं डील होता। तो इस चीज को आप समझिएगा कि हर हालत में हम लोग को क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट ही खींचना है। समझ आ रहा है कि नहीं? और हम बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहे, देखिए बोर्ड के बच्चा को अगर पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो मान लो कि बोर्ड के बच्चा पढ़ाएगा तो क्या होगा कि ज्यादा दिमाग नहीं लग पाएगा कि अगर देखो बेटा लैम्डा का वैल्यू h/√2m क्यूब ही होता है, डाटा तुमको मालूम है, पुट करके लाना, क्योंकि बोर्ड में बहुत टाइम है, क्वेश्चन को 5 मिनट में बनाइए, 10 मिनट में बनाइए, कोई मतलब ही नहीं। तो कंपटीशन और बोर्ड में यही अंतर होता है, ठीक है। कंपटीशन का सिलेबस डबल ट्रिपल हो जाता है बोर्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन को ये भी जानना है कि हाँ ऐसे बनता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव बेस से कैसे बनता है वो भी जानना होता है, ठीक है। तो फिर ज्यादा भाषणबाजी से मतलब नहीं है। इस एग्जांपल से हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला सही है, ये डाटा सही है, आप इसको सोल्व करिएगा तो आंसर भी आपका सही होगा, मगर वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं है, क्योंकि वो टाइम किल कर देगा, टेम्परामेंट भी गड़बड़ा दे सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या किया गया है ना कि कुछ रिजल्ट लाया गया है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो समझना, कभी भी एसिलरेशन डिसिलरेशन का बात करेगा, ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। देखो क्या लिखा हुआ, चार्ज अगर इनिशियली रेस्ट में है और तब उसको एसिलरेट या डिसिलरेट किया जाता है, जब रेस्ट में रहेगा तो एसिलरेट ही होगा, ठीक है। तो चार्ज अगर रेस्ट में है और तब एसिलरेट किया जाएगा भी पोटेंशियल डिफरेंस से, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन इसमें डाटा पुट करके नहीं बनाना है, इससे कुछ रिजल्ट आया है उसको याद रखना है। अब रिजल्ट कहां से आया होगा, आसमान से उतर करके तो आया नहीं होगा। तो इसमें है क्या कि सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालने के लिए बोला, तो क्या होगा कि h तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास पुट करिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करिएगा, ठीक है। तो ये सब को सोल्व, इलेक्ट्रॉन का मास पुट करिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करिएगा, h का वैल्यू पुट करिएगा, तो ये सब को सोल्व करके ना एक रिजल्ट आता है कि इतना के बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सोल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रख लेते हैं। क्या कि इलेक्ट्रॉन का अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे पूछेगा तो आप ये वाला नहीं यूज करिएगा, आप किसको यूज करिएगा, ये वाला यूज करिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अभी एक चीज को समझना, इस चीज को आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट किया 400 वोल्ट से, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है। तो या तो आप ऐसे डील करिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर क्या होगा कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैसे होगा, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट v, तो v तो 400 दिया था, यहाँ 400 पुट करेगा तो 20 आ जाएगा, सोल्व करेगा तुरंत आ जाएगा, तो विद इन मिनट सोल्व होना गया जी। तो इस चीज को आप समझिएगा कि इसी से ये रिजल्ट आया है, लेकिन कंपटीशन में आपको इसी से बनाना है, इससे नहीं बनाना है, क्योंकि इससे बनाने पर बन तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा किल कर देगा। हम इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो ज्यादा होशियार होता है वो ज्यादा दिमाग लगाता है। वो क्या लगाता है दिमाग, क्या रे जब इससे ये आया है तो इसको हम क्यों याद करें, इसी से याद कर ले, तो ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि ये बात सही है, मगर इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। चाहे क्वेश्चन को छोड़ना क्यों नहीं पड़ जाए कंपटीशन में, इसका यूज तुम नहीं करोगे। न्यूमेरिकल बनाने में थ्योरेटिकली तो ये सही है, लेकिन कंपटीशन में अगर तुमको ये याद नहीं है तो बेहतर है कि तुम इससे नहीं बनाओ, आगे बढ़ जाओ, दूसरा क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि ये टाइम किल करेगा, ठीक है। तो हर हालत में तुमको क्या है कि ये सब याद रहना चाहिए, और याद रहना चाहिए सोच के नहीं, एकदम रपेट करके याद रहना चाहिए। कि आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछेगा तो हमको शॉर्टकट वाला से ही बनाना है, अब अगर गलती से शॉर्टकट से भूल गए तो नहीं बनाना, लेकिन जब बनाना है तो शॉर्टकट से बनाना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये सब फॉर्मूला पता चला कि कैसे आया। अगर प्रोटॉन के बारे में बात करेगा तो प्रोटॉन का मास पुट होगा, प्रोटॉन का चार्ज पुट होगा, H तो है जो कि कांस्टेंट है, तो इसको सोल्व कर करके एक कांस्टेंट आएगा जिसको डायरेक्ट ऐसे करके क्या कर दिया गया, लिख दिया है। तो ओवरऑल क्या कहानी क्या है कि कभी भी आपको एसिलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको देगा और चार्ज इनिशियली क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा या नहीं कुछ बोलेगा, तो आपको पूछेगा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, ये सब के बारे में पूछता है, ठीक है।
फ्रीक्वेंटली पूछता है तो आपको याद रखना चाहिए कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है। ये भी यूज कर सकते हैं लेकिन जनरली यही यूज करता है, ठीक है। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट भी। प्रोटॉन का वेवलेंथ कितना होगा, तो 0.286 एंगस्ट्रॉम बाय रूट भी, ठीक है। हम देखो जी इसको समझा भी सकते हैं कि ये समझ लोगे ना तो क्या हो जाएगा कि ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी कैलकुलेट होगा, लेकिन उतना टाइम नहीं। इसको कोई लिख सकता है 2√2/10 और उसके बेसिस पर इसको भी समझा दिया जा सकता है, इसको भी समझा दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन समझने का कोई जरूरत नहीं, इसको रटे हुए रहिएगा, पुट करे पूछेगा सीधे पुट कर दीजिएगा, बना करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इतना होता है ये आपको याद रख लेना है, लैम्डा प्रोटॉन इतना होता है याद रखना है, लैम्डा न्यूट्रॉन इतना होता है ये आपको याद कर लेना है, लैम्डा अल्फा इतना होता है ये याद कर लेना है, ठीक है। अब एक बात एकदम ध्यान से सुनना, अभी तक जितना भी क्वेश्चन तुमको पूछा गया है सब में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होता है या उसका चर्चा नहीं करता तब भी 0 ही माना जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है इसी से तुम्हारा डील हो जाएगा। लेकिन एक बात श्योर शॉर्ट आप रख लीजिए कि कभी ना कभी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे करके सवाल पूछेगा, और जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे करके सवाल पूछेगा तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, मतलब ये वाला भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी तक पूछा है नहीं लेकिन एकदम पूछेगा श्योर शॉर्ट, आज पूछे कल पूछे परसों पूछे पूछेगा, ठीक है। तो अब समझिएगा हम जो फाइनली बोलने जा रहे हैं, अगर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 देगा या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा नहीं करेगा, तब अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल देगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर जो काइनेटिक एनर्जी दे करके क्वेश्चन पूछा तब आप ये याद रखिएगा कि अगर इस सब के बारे में पूछा तो यही फॉर्मूला यूज करना, मगर काइनेटिक पोटेंशियल जो पुट किए हैं ना उसके जगह पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू लिख दीजिएगा, मतलब जो भी है उसके जगह पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बटा क्यू लिख दीजिएगा और उसके बाद डील करिएगा। ये एग्जांपल देंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, अभी तक इसी से आपका सवाल आया है जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होता है और एक्सीलरेटिंग वोल्टेज क्या होता है वो दिए हुए होता है, फॉर्मूला पुट करिए आंसर चला आएगा, ठीक है। 2020 में भी इससे सवाल पूछा। तो हम ये बता रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो या एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ही डाटा दे, हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का डाटा दे या हो सकता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे तब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दे, तो उस केस में आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करिएगा, यूज होगा यही फॉर्मूला मगर भी को इस टर्म में लिख करके यूज होगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं तो उतना पता नहीं चलेगा, अभी एग्जांपल हम देते हैं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वही पीछे वाला जो क्वेश्चन था जो लिखे था ना कि इरिटेटिंग है, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर से बहुत लेंदी हो जाता है। अब क्या होगा कि ये वाला अगर आपको याद रहेगा तो कितना आसानी से बनेगा, देखिए। तो दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड विद 400 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली भी बोल सकते हैं, डी ब्रोगली भी बोल सकते हैं, डी ब्रोगली ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो समझिएगा पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे चुका है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा नहीं किया है, कंडीशन मैच कर दिया तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। लैम्डा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट भी के जगह पर आप 400 पुट कर दिए, यहाँ पर आ गया यहाँ पे हो गया, देखिए तो विदिन मिनट बनना जाएगा अगर याद रहेगा फॉर्मूला तो, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। दिमाग लगाइएगा, क्या आपको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल यहाँ पर दिया नहीं दिया, तब आपको क्या बताया था कि अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल नहीं देगा तो फॉर्मूला वही यूज करना है भी वाला, बस भी के जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय क्यू। इस ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन एकदम पूछेगा जरूर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा जी, लैम्डा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट, और भी तब लिखते जब भी का डाटा देता है, यहाँ भी का डाटा नहीं दिया है, काइनेटिक एनर्जी का डाटा दिया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया इतना, अब बटा क्यू, तो इलेक्ट्रॉन का क्यू तो ई के बराबर होता है, अरे अभी बताए
यहाँ क्या बताए थे कि अगर पोटेंशियल का डाटा देगा तो ये वाला यूज करोगे, ठीक है, और अगर जो काइनेटिक एनर्जी का डाटा देगा तो ये वाला यूज करोगे। तो तुम समझ रहे होगे। तो यही कहानी है कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई रूट भी। अब भी के जगह पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइनल बटा क्यू पुट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और चार्ज ई के बराबर होता है। इसी को आप डील कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम। ये इस ढंग का सवाल छोटू पूछेगा जरूर कभी न कभी। अब देखो ई है जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी है, लेकिन हम लोग तो मैग्नीट्यूड पुट किए हैं, तो इसका भी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और इसका भी 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये कैंसिल हो गया, तो 64 बचा। तो 64 का क्या हो जाएगा 8। इसी को आप डील कर लीजिएगा, आपका एंगस्ट्रॉम में चल आएगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। चलिए अब आगे देखिएगा, इससे भी कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जरूर, ठीक है। तो समझना, दिया हुआ है कि फाइंड द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एसिलरेटेड विद 50 वोल्ट। दिमाग आप पर क्लिक करना चाहिए। एसिलरेटिंग पोटेंशियल दे दिया है, मगर वो काइनेटिक एनर्जी के भी बारे में चर्चा कर दिया है। अभी तक आप क्या देखते थे, जो अभी तक सवाल पूछा गया है केवल एसिलरेटिंग पोटेंशियल देता था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा नहीं करता था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते थे, ठीक है। अभी यहाँ क्या किया है कि काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया है और साथ ही साथ एसिलरेटिंग पोटेंशियल भी दे दिया है। तो हम लोग कौन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बताए थे ना कि यूज करेंगे शॉर्टकट वाला ही फॉर्मूला, लेकिन जो भी है उसके जगह पर क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बटा क्यू लिख देंगे। तो यहां समझिएगा छोटो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही, और एसिलरेट किए, इस चीज को ध्यान दीजिए, एसिलरेट किए हैं 50 वोल्ट से, तो एसिलरेट करने पर एनर्जी उसका Q × V से बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का Q होता है E और V है जो कि इतना है, इसका मतलब 50 eV से बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस जितना बढ़ा, तो Q का वैल्यू हो गया इलेक्ट्रॉन का E और V है जो कि कितना है 50 वोल्ट। तो ये समझ में आ रहा होगा कि 50 eV से क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस दिया गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा होगा आपको। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शॉर्टकट लगा देंगे फॉर्मूला। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई रूट भी, और भी के जगह पर ये वाला पुट करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आया है बटा क्यू। तो क्यू के जगह पर क्या होगा ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो 100 के जगह पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 100 निकलेगा, यहाँ हो जाएगा 10। तो इससे डील करिएगा तो इतना आ जाएगा। देखो कितना हुआ, तुरंत बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाता है। तो जो बोला जाता है उसको ध्यान रखिएगा, ये टाइप बना के, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ऐसे बढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ऐसे बढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ऐसे बढ़ते हैं। तो लगभग क्वेश्चन जो है वो टाइप से ही हो जाएगा। मेडिकल मान के 45 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ना, तो क्या होगा 40 से 41 क्वेश्चन डिट्टो टाइप रहेगा, और 2-3 क्वेश्चन क्या होगा कि मिक्स करके देगा, तो उसके लिए टाइम मिल जाएगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिएगा। इंजीनियरिंग में भी क्या होगा कि डिट्टो टाइप आएगा। चलिए, अब ये बात तो बताया गया था कि तुम गलती से गलती नहीं कर देना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या है कि तुम अगर इस क्वेश्चन को दो ना, टाइप दिखाया हुआ नहीं था, तो वो क्या सोचेगा कि एसिलरेट किया गया 50 वोल्ट से, उसके दिमाग में बस इतना ही चलेगा, वो सीधे फॉर्मूला मार देगा कितना 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई रूट भी। अभी के जगह पर देखेगा 50 है, 50 पुट कर देगा, तो गलत हो जाएगा। इस चीज को आप समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी का चर्चा जब भी करेगा, ठीक है, तो वो एसिलरेट करे चाहे एसिलरेट नहीं करे, हर हालत में भी को जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बटा क्यू ही लिख करके डील करिएगा तो बनेगा, ठीक है। तो इस ढंग का क्वेश्चन अभी तक कोई एग्जाम नहीं पूछा है, लेकिन पूछेगा जरूर। चलो, अब क्या बोल रहा है कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था और उसको डिसिलरेट किए हैं 24 वोल्ट से 25 वोल्ट से। तो जब डिसिलरेट करिएगा तो उसका एनर्जी Q × V से घटेगा,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसको देखिएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का चर्चा कर चुका है जी, तो हर हालत में हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बटा Q लिख करके ही V के जगह पर पुट करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना था। अब उसको डिसिलेरेट किया गया, माने एनर्जी घटेगा कितना से, तो Q का वैल्यू हो गया E और V है जो कि इतना है, इसका मतलब घट रहा है, तो Q का वैल्यू हो गया इतना और V के जगह पर कितना पुट कर दीजिएगा 25, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा होगा कि 25 वोल्ट, तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया या 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करिएगा कि फॉर्मूला लगाइएगा वही वाला 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई रूट V, और V के जगह पर क्या करिएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बटा Q, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया बटा Q, तो डील करिएगा तो चल आएगा। तो बस हम इतना ही बताना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं कि केवल पोटेंशियल देखें और झटपट फॉर्मूला लिख दिया, गलत हो जाएगा। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा कर देगा तो आपको हर हालत में फॉर्मूला को फाइनल काइनेटिक एनर्जी बटा Q में ही तोड़ कर करके लिखना है और उसके बाद डील कर लेना है, ठीक है। तो देख रहे होंगे जितना भी क्वेश्चन है सब क्या होगा, विद इन मिनट ही बनेगा, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन कि फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जेटिक एंड अल्फा पार्टिकल इफ इट इज एसिलरेटेड विद 225 वोल्ट। फिर से आप देखिएगा यहाँ पर क्या किया है कि इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी दिया है और साथ ही साथ क्या किया है, एसिलरेटिंग पोटेंशियल भी दिया है, ठीक है। तो एसिलरेटिंग पोटेंशियल दिया तो बढ़ेगा, चूंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया है, एसिलरेटिंग पोटेंशियल दिया है, तो हम लोग को हर हालत में क्या करना पड़ेगा, V के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बटा Q। तो पहले आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये किसके बराबर होगा बताइए, तो ये बराबर होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इतना दिया हुआ है, ठीक है। और एसिलरेट किया तो एनर्जी बढ़ेगा तो प्लस होगा, Q का वैल्यू तो अल्फा का Q होगा इसके बराबर और V का वैल्यू तो 225 वोल्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, तो ये देखिएगा तो हो जाएगा कितना 450, ठीक है, और ये कितना हो गया 500 और 200, तो कितना हो गया 700 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना ही हो गया, ठीक है। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए आपको। तो अब आपको अल्फा का क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा, तो 0.101 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा फॉर्मूला शॉर्टकट वाला, अदरवाइज डाटे पुट करते रह जाइएगा। तो अल्फा क्या क्या हो जाएगा जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो 0.101 एंगस्ट्रॉम बाय रूट V, तो V के जगह पर हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाई चार्ज, तो चार्ज कितना है, तो चार्ज है 2E के बराबर, तो ये वाला ऐसे हो गया। तो E का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैग्नीट्यूड को काट देगा। अब बेवकूफ जैसा नहीं करना कि E से E काटना भी रहिए गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो 1.6 × 10⁻⁹, और ये भी 1.6 × 10⁻⁹, इसको कट करिएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आप डील कर लीजिएगा, जो भी होगा 0.101। अगर ज्यादा लेंदी लगे ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा सा दूर रहेगा तो इसको 0.101 को 0.1 ही यूज करिएगा, तो इतना एंगस्ट्रॉम बाई इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी है √350 इसको आप डील कर लीजिएगा, चल आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं बताए हैं, इसके पहले जो एग्जांपल 32 इसी टाइप से है, उसी टाइप का है कि बस केवल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तो समझिए कि वो आपके लिए एक नया क्वेश्चन बना चुका है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। तो दिमाग ज्यादा इधर उधर नहीं डेविएट करना है, सीधे आपको क्या कर लेना है कि याद रखना है कि क्वेश्चन का टाइप होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देगा और एसिलेटिव पोटेंशियल वगैरह ये सब चर्चा करेगा, तो हम लोग को फाइनल काइनेटिक एनर्जी बटा Q लिख देना है V के जगह पर और डील कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप डील कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक उसी ढंग से एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर टेम्परेचर देगा
तो K के जगह पर काइनेटिक एनर्जी के जगह पर 3/2 kT पुट करते थे तो ये वाला रिजल्ट आया था। अब इसमें भी यही प्रॉब्लम है क्या कि अगर मान लो कि दे दिया कि इलेक्ट्रॉन का इतना टेम्परेचर है, ठीक है, या प्रोटॉन का इतना टेम्परेचर है, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो। तो तुम पता चला कि H का डाटा पुट कर रहे हो, M पुट कर रहे हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पुट कर रहे हो, और इसी को सोल्व करते करते इरिटेट हो गए तो गड़बड़ा जाएगा। तो ठीक जिस ढंग से तुम क्या किए कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल वाला जो केस तुमको बताएं कि तुम क्या करते हो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए उसका शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लो तो उसी में डाटा पुट करके तुरंत आ जाता है, ठीक है। ठीक उसी ढंग से टेम्परेचर वाला भी अगर देगा तो तुमको क्या करना है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए तो ये वाला याद रखना ही है, ठीक है। न्यूमेरिकल जब भी पूछेगा तो आप क्या करिएगा कि इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि तुरंत सवाल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछेगा और डाटा टेम्परेचर में दिया है तो आप इसको यूज करिएगा। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछेगा और डाटा टेम्परेचर में दिया है तो आप इसको याद करिएगा। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ करके किसी भी मोनो एटॉमिक के बारे में अगर आपसे पूछता है तो डाटा इसको माने इस फॉर्मूला को यूज करिएगा, ठीक है। जहां पर ए क्या है जी, मास नंबर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का भी मास नंबर 1 होता है। प्रोटॉन को हम लोग लिखते हैं ना ऐसे और न्यूट्रॉन को हम लोग कैसे लिखते हैं ऐसे। तो देखो दोनों का मास नंबर 1 ही है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया है कि ए के जगह पर 1 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे, देखो यही वाला चला है, ठीक है। तो अगर ये नहीं भी याद करोगे, ये वाला याद करोगे तो हमारा सब सवाल बन जाएगा। इसको ध्यान रख सकते हो क्योंकि उसी से तो आया है ये वाला, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो क्या करना कि ये फॉर्मूला यूज करना अगर टेम्परेचर का दिया है तो डाटा, और प्रोटॉन का पूछेगा तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर आप जान रहे हैं कि मास नंबर 1 होता है तो पुट करिएगा तो यही चलाएगा। तो क्या करेगा कि ये शॉर्टकट में आपका बना देगा, ठीक है। ये नहीं कि मतलब H का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता क्या है कि मास हो गया तो 9.1 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो 1.38 × 10 यूज कर रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं। H है तो उसका भी जल्दी टाइप है तो इरिटेट कर देगा, तो उससे बचने के लिए याद रखिएगा सवाल आएगा डायरेक्ट सपोर्ट करके बना करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो दिया हुआ है फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम एट रूम टेम्परेचर और 127 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जनरली क्वेश्चन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ही पूछता है। तो रूम टेम्परेचर पर पूछेगा तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ये होता है ना जी क्या रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर केल्विन में बदलिएगा तो 273 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जनरली क्वेश्चन जो पूछता है वो रूम टेम्परेचर पर ही पूछता है। अगर रूम टेम्परेचर को पूछेगा तो T के जगह पर 298 केल्विन करोगे। अब इसको भी सोल्व करने में क्या होता है ना तो थोड़ा सा टाइम किल हो जाएगा, इरिटेशन होगा। तो इस रिजल्ट को याद करिएगा, इसको बहुत जगह पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में पूछेगा तो ये फॉर्मूला मान लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा तो ये फॉर्मूला लिख दिए और T के जगह पर इसको पुट करिएगा ना तो 1/√298 हो जाएगा। तो उसका डायरेक्ट आप याद इसको रखिएगा, सीधे पुट कर दीजिएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर टेम्परेचर के बारे में डाटा देगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ करेगा तो फॉर्मूला यही लिखना है, ठीक है। एक केस और याद रखना है कि अगर रूम टेम्परेचर में पूछे जो जनरली पूछता है तो यहाँ 298 पुट कर करके रूट निकालने लगे फिर डिवाइड करने लगे तो टाइम किल करेगा। तो कॉम्पिटिटिव व्यू से क्या होगा कि इसको आप याद रखिएगा, पूछेगा धड़ाक सा पुट करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, डाटा किसका दिया है टेम्परेचर का, समझ आ रहा है कि नहीं। टेम्परेचर का डाटा दिया हुआ है, अगर जो पोटेंशियल का डाटा देता तो वो वाला यूज करते जो पहले बता रहे थे इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई रूट भी, समझ में आ रहा है। अल्फा के लिए भी आपको बता चुके हैं। अभी क्या है कि टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ, तो टेम्परेचर के बारे में दिया है तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो आपको हीलियम के बारे में करा है निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा लैम्डा का, तो 25.2 एंगस्ट्रॉम बाई √80, ठीक है। और हीलियम का मास नंबर, तो हीलियम का मास नंबर कितना होता है तो 4 होता है,
हीलियम का जो मास नंबर होगा वो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो एक का जगह पर 4 पुट कर दिया और T रूम टेम्परेचर है तो 298 पुट कर दिया। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि 4 तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 जाएगा। अब यहीं पर होता है क्या कि बचा हुआ रह गया कितना अंडर रूट 298। ठीक है, अब या तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि 298 का अंडर रूट निकालिए और 1 में फिर उससे डिवाइड करिए तो बहुत टाइम किल कर देगा। थोड़ा सा शॉर्टकट ये किया जा सकता है कि 298 को अप्रोक्स 300 लिख दे तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन बेहतर क्या है ना कि इसका रिजल्ट आप याद रखिए, वो एक जगह पर नहीं बहुत जगह पर काम देता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा कि याद ही रखिएगा कि 1/√298 जो जब भी रूम टेम्परेचर देगा तो इसका यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है इसके बराबर होता है। तो याद रखने से देखो क्या बेनिफिट हुआ, शॉर्टकट फॉर्मूला याद है तो क्या हुआ कि डायरेक्टली तुम क्या किए कि इसको लिख दिए और यहाँ तक आ गए। और इसका डाटा अगर याद है, रूम टेम्परेचर पर जनरली पूछता है, तो अगर इसका डाटा याद है तो क्या हुआ कि ये पुट कर दिए, इसको तुरंत मल्टीप्लाई करके बता दोगे कि इतना। ठीक है, तो तुम समझ रहे होगे। और एक और टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 127 डिग्री सेल्सियस पर आपको लैम्ब्डा पूछ रहा है हीलियम का, तो हीलियम पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 25.2 एंगस्ट्रॉम बाई अंडर रूट A इंटू टी। तो A का वैल्यू तो हो गया हीलियम का 4 और T तो 127 डिग्री सेल्सियस दिया है। हम लोग को डाटा में केल्विन में पुट करना आता है तो 273 प्लस 127 कर दिए तो ये वाला किसके बराबर हो गया, ये 400 के बराबर हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो गया 4 से 2 बाहर निकल गया, 400 का 20 निकल गया, इसको सोल्व कर लीजिएगा चल आएगा। सपोज दैट करो क्या तुमसे ये पूछ देता कि 400 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये बराबर होता है 1080 एंगस्ट्रॉम बाई रूट टी। तो टी के जगह पर 400 तो पुट कर देते, तो यहाँ से कितना चला गया 1080 एंगस्ट्रॉम बाई 20। इसी को डील कर लेते तो कितना आ जाता है 54 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। समझा रहा है? तो हम बस इतना ही बताना चाह रहे हैं कि एकदम जो होता है ना कि बेवकूफ के जैसा ये फॉर्मूला यूज नहीं करना कि डाटा पुट कर रहे हैं, तुमको याद रखना चाहिए। कंपटीशन का यही थीम है छोटू कि हर हालत में क्वेश्चन विद इन 1 मिनट चलाना चाहिए और 98 to 99% जो क्वेश्चन होगा ना वो विद इन 1 मिनट में ही खींचा जाएगा। ठीक है, अब सोचोगे कि इससे डील करके विद इन 1 मिनट कर ले, हमसे भी नहीं होगा, तुमसे क्या होगा। एक बात हम बता रहे हैं तो या किसी से नहीं होगा, बस हम इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर तेजी में डील करना है तो इसको याद करके नहीं कर सकते, इसी को याद करके कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड का बच्चा है तो क्या है कि लैम्डा इक्वल टू h बाई अंडर रूट 3m/kT याद कर लिया, उसके बाद निश्चिंत हो गया, क्योंकि वहां तो क्या है 5 मिनट में बनाओ 10 मिनट में बनाओ। तो इस चीज को आपको समझना, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ज्यादा दिमाग चलता है बच्चा का तो वो ज्यादा फंसता है, उसको लगेगा क्या जरूरत है हमको इसको याद करने का, ऐसे ही पुट करके बना लेंगे तो कंपटीशन में वैसे नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? इसलिए हम बार बार तुमको बता रहे हैं कि याद कर लो याद कर लो, अदरवाइज क्या होगा कंपटीशन में रोने लगोगे बैठ के, टाइम ही घट जाएगा। तो इस चीज को तुम समझना। तो आई होप एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन हैव द सेम मोमेंटम। दूसरा में दिया है काइनेटिक एनर्जी, तीसरा में दिया है टेम्परेचर, चौथा में दिया है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहा है कि राइट डी ब्रोगली वेवलेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बोल रहा है कि 3 का अगर मोमेंटम सेम होगा तब डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर बताइए, काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तब डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर बताइए, टेम्परेचर सेम होगा तब डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर बताइए और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर बताइए। तो आपको हम क्लास में शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि कभी भी तुमको 2-3 में कंपेयर करने का बात करेगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला को उसी टर्म में लिखते हैं जिसको क्या किया है कांस्टेंट दिया या सबके लिए क्या दिया है सेम दिया। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि बोल रहा है कि तीनों का मोमेंटम सेम है,
तो मोमेंटम सेम है तो लैम्डा का वैल्यू h/p लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू h/m भी नहीं लिख देना। हर हालत में फॉर्मूला को उसी टर्म में लिखिएगा जिसके बारे में क्या कहा है, कांस्टेंट कहा है। तो बोला है पहला बार में क्या कि मोमेंटम सेम है और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात किया है, तो लैम्डा इक्वल टू h/p लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या किया है, सेम किया है। तो तीनों के लिए h भी सेम होगा और तीनों के लिए p भी सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों के लिए लैम्डा भी सेम होगा। कुछ है ही नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो तीनों के लिए ये वाला देखो सेम हो गया। ठीक है, चलो दूसरा बार में क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी है जो कि तीनों का सेम है। काइनेटिक एनर्जी कहा है, तीनों का सेम है, तो क्या होगा कि हर हालत में फॉर्मूला को तुम काइनेटिक एनर्जी में लिखोगे, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर वाला में तुम लिख दोगे। ये तुमको समझ में आ रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया तो फॉर्मूला को किसके टर्म में लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये वाला फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। तो तीनों के लिए h सेम है, तीनों के लिए k भी सेम है, तीनों के लिए 2 भी सेम है, तीनों का मास अलग है, आप जानते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा आपको कि जितना ज्यादा मास रहेगा वेवलेंथ उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये ज्यादा रहेगा तो ये कम होगा। तो सबसे ज्यादा मास इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में अल्फा का है, तो अल्फा का मास सबसे ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो अल्फा का वेवलेंथ सबसे कम होगा। सबसे कम मास जिसका रहेगा वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम अल्फा का हो गया और सबसे ज्यादा किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया। तो ऑर्डर आपको पता चल चुका है। ठीक है, ठीक उसी ढंग से टेम्परेचर के बारे में दिया सेम है, तो फॉर्मूला को टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे, तो टेम्परेचर के टर्म में लिख दिए। तीनों के लिए ये सेम हो गया, तीनों के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू सेम हो गया, तीनों के लिए 3 भी सेम रह गया, तीनों का टेम्परेचर भी सेम दिया। इसीलिए तो लिखते हैं उस टर्म में जो कि क्या है, तीनों में सेम है, ताकि क्या है कि वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सके। ठीक है, ओवरऑल हम लोग को याद रखना है कि जिसको सब के लिए सेम देगा या कांस्टेंट देगा, हम लोग को फॉर्मूला को उसी टर्म में लिखना है। ठीक है, तो तीनों के लिए ये सेम हो गया। तो इससे ही पता चल गया कि जिसका मास ज्यादा कम रहेगा लैम्डा ज्यादा रहेगा, जिसका मास ज्यादा रहेगा लैम्डा कम रहेगा। तो इसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि ऐसे हुआ है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, लैम्डा ये सब तो सेम हो गया, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रूट m हो गया। एक चीज समझिएगा जी, बहुत सारा बच्चा मैथमेटिकली बोलने में गलती करता है। जब बच्चा क्या बोल देगा कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के, गलत। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट m के, m नहीं बोल दिया, क्योंकि बहुत सारा बच्चा में गलती होता है, ऐसा मैथमेटिकली गलती कर देता है बोलने में। और वो तो क्या करेगा कि ऑप्शन में फंसाएगा। इसको देख करके बच्चा सोचा है कि हाँ भाई मास ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा नहीं है, इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैथमेटिकली बोलना गलत है। ऊपर से सोच सकते हैं कि ये ज्यादा है कि कम है, तो हाँ इनवर्स टाइप का है, लेकिन ये बोल देना कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m, ये गलत है और ऑप्शन में वैसे करके फंसाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इस चीज को समझिएगा, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट m है, m नहीं। ठीक है, चलो फिर क्या दिया है कि एसिलेटिंग पोटेंशियल सेम है, तो फॉर्मूला को एसिलेटिंग पोटेंशियल में लिखा है, कुछ है नहीं यार, देख लो। तो तीनों के लिए ये सेम, तीनों के लिए भी सेम, मगर तीनों के लिए Q अलग अलग है, तीनों का मास अलग अलग है, तो इसका मतलब इस ढंग से बनेगा। अच्छा एक चीज देखिएगा कि सपोज करो कि हम अल्फा पार्टिकल को लेते हैं, तो अल्फा के लिए मास भी सबसे ज्यादा है और Q भी सबसे ज्यादा है। तो जब ये दोनों ज्यादा हो गया तो ओवरऑल ये ज्यादा हो गया, और ओवरऑल ये ज्यादा होगा तो ये वाला क्या होगा, कम होगा। तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास भी सबसे ज्यादा और Q भी सबसे ज्यादा, तो ये टर्म अल्फा के लिए सबसे ज्यादा, तो अल्फा का लैम्डा सबसे कम, तो अल्फा का लैम्डा सबसे कम होना चाहिए। ये आप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब समझिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बात करिएगा तो Q तो दोनों का सेम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए Q दोनों का सेम हो गया, तब तो क्या होगा कि मास डिसाइड करेगा, तो मास ज्यादा तो लैम्डा कम, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में Q बराबर हो गया, तो ये वाला टर्म तो चेंज नहीं करेगा। तो क्या होगा कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन का क्या होगा, लैम्डा कम होगा, तो प्रोटॉन का लैम्डा कम हो गया। अल्फा का तो सबसे कम हो गया, क्योंकि अल्फा का तो दोनों टर्म ज्यादा था, तो ये वाला कम हो गया। आप समझ रहे हो, आप कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, अब आपको क्या किया है कि परसेंटेज चेंज के बारे में बात किया है, तो ये तो डायरेक्टली आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एरर वगैरह में जो पढ़ाया जाता है उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। इस ढंग का तो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में किसी भी फॉर्मूला से है जो कि पूछा जा सकता है। तो एक चीज देख लीजिए केवल प्रैक्टिस के लिए, इफ टेम्परेचर ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज बाय 4%, सेकंड में दिया 24%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एक चीज तो समझ में आ गया होगा जी कि 4% जो है वो स्मॉल चेंज है। जब भी स्मॉल चेंज रहेगा तो इसमें जनरल मेथड नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट वाला बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा परसेंटेज चेंज रहेगा तब हम लोग जनरल मेथड लगाएंगे, उसमें शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसमें भी शॉर्टकट लगाया जा सकता है कुछ कुछ चीज सोच करके, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाओ, कहीं गलती नहीं कर दो। तो छोटा परसेंटेज चेंज है तब तो हर हालत में शॉर्टकट लगेगा, ठीक है। और चूंकि डाटा दिया है वो किसके टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में दिया है, तो फॉर्मूला भी टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल वाला नहीं लिख देना, समझ में आ रहा है ना। जिस टर्म में डाटा देगा फॉर्मूला को उसी टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां देख लो कि लैम्डा का वैल्यू होता है h/√3 mkt, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज कर रहा है और लैम्डा के बारे में पूछ रहा है, तो बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, √t के हो गया, t को ऐसे करके लिख दिया गया। और चूंकि स्मॉल चेंज है तो शॉर्टकट वाला लगाएंगे, तो इसका परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो इसका जो पावर है वो आगे गिर जाएगा और इसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा, जो आप जानते हैं एरर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरर में ही पढ़ाया जाता है रियलिटी में, तो जो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशन उसी में बता दिया था। तो नए समझ में आ रहा है, इसका मतलब वहां प्रॉब्लम है। तो क्या होगा जी कि चूंकि परसेंटेज चेंज कम है तो हम लोग क्या लगाएंगे, शॉर्टकट वाला लगाएंगे। शॉर्टकट वाला लगाएंगे तो आपको ये आ गया है, मतलब ये आ गया, तो इसमें परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो पावर आगे फेंकोगे, इसका परसेंटेज चेंज, तो पावर को आगे फेंक दिए और परसेंटेज चेंज इन टी लिख दिया। टी दिया हुआ है क्या कि इंक्रीजेज बाय 4%, तो इंक्रीज दिया है, इस कारण से प्लस टर्म यूज किया गया है, ठीक है, 4%। और यहाँ पर माइनस था, ये होकर के -2% आ गया। माइनस बता रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो 2% से क्या हुआ है, घटा है, ठीक है। उसको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, आदमी ऐसे ही बता देगा कि लैम्डा है जो कि ऐसा है, ठीक है। तो ये आगे जाएगा और ये 4% से बढ़ा है तो -2% हो गया, मैंने 2% से घटा, ठीक है। तो यहाँ पर से 2% क्या हो गया, घट गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलो दूसरा बार में दिया हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो 44% से बढ़ाया गया, चूंकि परसेंटेज जो है वो ज्यादा है जिसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, तो वही देखो लिख दिया गया होगा कि 44% है जो लार्ज चेंज है, तो आप शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। हम लोग शॉर्टकट यूज करके तो ऑप्शन को छाट लेते हैं, लेकिन तुम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओगे ज्यादा लटकोगे, ठीक है। तो 44% से चेंज किया गया है, जो लार्ज है तो हम लोग शॉर्टकट नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे कि इसको जनरल मेथड से भी डील करेंगे। जनरल मेथड में भी पूरे जनरल मेथड नहीं लगा देंगे कि लेट इनिशियल टेम्परेचर इज टी, ऐसा करके नहीं करेंगे। हम लोग शॉर्टकट में क्या करेंगे कि मन ही मन इनिशियल को 100 माने हुए रहेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √t के, तो इनिशियल टेम्परेचर आप मन में ही 100 मान लीजिएगा, ठीक है। तो लैम्डा इनिशियल किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा, आया है ना √t के, तो 1/√, आई इनिशियल टेम्परेचर पुट कर, लैम्डा इनिशियल चाहिए तो इनिशियल टेम्परेचर पुट कर दीजिएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा जी, तो लैम्डा इनिशियल प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/10 के, डाटा पुट कर दीजिएगा, चल आएगा। अब बोल रहा है 44% से बढ़ा दिया गया है, तो इनिशियल टेम्परेचर इतना था, बढ़ाया गया तो यहाँ प्लस लगा दिया गया, कितना से, तो इनिशियल के 44% से, ठीक है। वो तो इतना करना भी नहीं है, मन में ही चलेगा कि इनिशियल टेम्परेचर 100 माना हुआ, 44% से बढ़ा दिया गया, मतलब 44 बढ़ गया तो 144 हो गया, ठीक है। तो ये सब केवल लिख दिया गया है, मन में ही कैलकुलेशन चलना चाहिए। तो लैम्डा फाइनल क्या हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√t, और t फाइनल इतना है, आपको फाइनल लैम्डा निकालना है, तो फाइनल टेम्परेचर पुट किए, तो क्या हो गया कि लैम्डा फाइनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 12 के, या प्रोपोर्शनल 1/12। ऐसा एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, ये लिखना गलत है कि लैम्डा इनिशियल प्रोपोर्शनल है 1/10, कैसा लिखना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी परसेंटेज रहता है तो हम लोग कांस्टेंट के टर्म में नहीं लिखते हैं, क्योंकि बाद में इसे कट ही जाता है, ठीक है। सब कुछ हम आपको बता चुके हैं क्लास में, यहाँ पर बस केवल क्या है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। बाकी एरर का
या इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट का क्वेश्चन जो होता है वो किसी भी चैप्टर में ऐसे ही बनता है। आप जानते हैं कि छोटा चेंज है तो शॉर्टकट लगा दीजिए, बड़ा चेंज है तो शॉर्टकट आप लोग लगाने का प्रयास नहीं करिए, ठीक है। तो देख लो तुम अपना, तो ये वाला हो गया 1/12 कर दिए। परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, बटा इनिशियल इंटू 100, इसको डील कर दोगे तो चल आएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस बता रहा है कि डिक्रीज हुआ, इसका मतलब कितना से 16.67% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट स्टेप पकड़ लेते हैं ना, कि बताए कि नहीं बताए, ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैंने होता यही है कि 44% से बढ़ा दिया गया, तो अगर शॉर्टकट लगाते तो 22% होता, समझ आ रहा है कि 22% से घटना चाहिए, लेकिन उसमें वही होता है कि बड़ा चेंज है तो उससे कम होगा, तो क्या है कि ऑप्शन देख करके पकड़ ले सकता है आदमी, ठीक है। बस मत सोचो कहीं ऐसा नहीं तो उलझ जाओ, ठीक है। तो अगर दिमाग ज़्यादा चलता है तो बिना पेन टच किए हुए भी ऑप्शन को छाट लिया जा सकता है, लेकिन आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। कम चेंज रहेगा तो क्या करिएगा, शॉर्टकट वाला लगा दीजिएगा। एरर में पढ़ा दिया गया है आपको यूनिट डायमेंशन में कि कैसे शॉर्टकट लगाते हैं, ठीक है। और लार्ज चेंज रहेगा तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, बस यही बोलेंगे कि लेट इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू टी, जहाँ जो मान लिए तो क्या होगा कि इरिटेटिंग हो जाएगा। ऐसे क्या होगा कि इनिशियल टेम्परेचर 100 मान लिए हो और 1/√T है, तो समझ जाओगे कि 1/10 है, पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगा, 1/10 पता चल गया। फिर क्या 44% से बढ़ा दिया गया था, 100 था 44% से बढ़ गया, 44 से बढ़ा तो 144 हो गया, तो 1/√T में 1/12 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट यही वाला लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल इंटू 100 करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। चलो ये क्वेश्चन समझना, इस ढंग का क्वेश्चन केवल IIT एडवांस में एक बार पूछा है, ठीक है। तो हो सकता है कि जेईई मेन में और नीट में ये क्वेश्चन पूछेगा, कुछ है नहीं देखा हुआ रहना चाहिए, दिमाग में ये रहना चाहिए कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये एक समझो कि क्या है क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है। तो ये दिमाग में आपका रहना चाहिए। तो दिया हुआ क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऐसे वेरी कर रहा है पार्टिकल का, जहां पर x क्या है -3 से 3 के बीच में, तो आपको बोल रहा है फाइंड मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गिवन पार्टिकल। पार्टिकल का मास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, टोटल एनर्जी भी आपको दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू लिख दिए h/√2m के काइनेटिक एनर्जी टर्म में। तो एक चीज समझिएगा, आपको मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, तो ये वाला मिनिमम कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। समझना, तुमको डाटा पोटेंशियल एनर्जी का दे या टोटल एनर्जी का दे, उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब किससे है, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू लिख दिए, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला था h/√2m के, ठीक है। तो तुमको मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात किया है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। इस बात को आप समझ रहे हो, तो वही देखो यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। हालांकि ये सब लिखने का जरूरत नहीं होता है जी, वो दिमाग में ऐसे चलता है कि लैम्डा मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। ये दिमाग में चलना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्या होगा, तो इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये वाला मैक्सिमम होगा, ये टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब x मैक्सिमम होगा। तो x मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग ये समझ गए कि x का जगह पर जब 3 पुट कर देंगे तो लैम्डा मिनिमम हमको मिल जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। हालांकि -3 पर भी हो जाएगा, लेकिन खैर उतना दिमाग में लगाओ, तो समझना वही लिख दिया गया ताकि तुम अच्छे से समझ सको। तो तुमको बोला है कि लैम्डा मिनिमम चाहिए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ये सब तो हम लोग को पता होता है। उसका रीजन तो आपको पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इस ढंग से नहीं सोचना है, दिमागे में रहना चाहिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, समझ में आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा
कि ये वाला आपको क्या चाहिए, मान लो कि मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला मिनिमम चाहिए, लेकिन इधर से नहीं सोचना है, वो बाई हैबिट होना चाहिए, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इक्वेशन दिया हुआ है तो ये वाला मिनिमम तभी होगा जब ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा, और वो टर्म मैक्सिमम तभी होगा जब x मैक्सिमम होगा। तो x मैक्सिमम इतना है 3, ठीक है। -3 पर भी हो जाएगा, रीजन क्या है कि ये वाला क्या है x स्क्वायर का टर्म है, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाओ अभी तत्काल ये समझो कि u हमको मिनिमम चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा जब x मैक्सिमम है, और x मैक्सिमम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो हम क्या किए उसी में x के जगह पर 3 पुट कर दिए, तो आपको 49 आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आया 49, तो उस समय में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैसे निकलेगा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अरे वर्क एनर्जी में तो बहुत सारा सवाल ऐसा करवाया जाता है कि मिनिमम तो मैक्सिमम, समझ रहे हो ना, तो वर्क एनर्जी चैप्टर में तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ये मैक्सिमम तभी होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, इसको पुट कर दिए, तो इतना आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 100 जूल होगा। तो लैम्डा मीन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, h/√2m, m का वैल्यू दिया 2 माइक्रो, तो m ये वाला हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, h/√2m और k के जगह पर क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। इसी को क्या होगा कि सोल्व कर लेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा एक चीज मैंने इसमें कहोगे सर आप लैम्डा का वैल्यू लैम्डा कैलकुलेट किए हैं तो फार्मूला लगाए हैं, शॉर्टकट वाला नहीं लगाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब दिया है, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा नहीं ना दिया जी, सिंपली एक बॉडी दिया है, तो उसका शॉर्टकट हम लोग को नहीं पता है तो डायरेक्ट लगा देंगे, तो वो ऐसा डाटा ही देगा कि आपको कैलकुलेट हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा एक चीज समझिएगा, लैम्डा देख रहे हैं इतना आया है, 10⁻⁻15 से बहुत कम आया है, इसका क्या समझे, इसका मतलब आप क्या समझे कि इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा इतना जरूर, या पार्टिकल का वेव नेचर होगा इतना जरूर, मगर इसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लैम्डा मीन को बाकी उससे ज्यादा रहेगा, तो अगर एंगस्ट्रम या फर्मीमीटर के रेंज में अगर आ जाएगा तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। खैर छोड़ो उससे कोई मतलब नहीं है, वो फिजिकल मीनिंग हम आपको बता रहे थे कि कभी भी फर्मीमीटर से कम, कभी भी कोई भी वेवलेंथ अगर आ जाएगा, सॉरी फर्मीमीटर से कम किसी भी चीज का लेंथ आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि वो डिटेक्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो वेवलेंथ हो चाहे लेंथ हो चाहे कोई भी चीज हो। तो ये एक टाइप है, दिमाग में कैसे सेट करोगे कि एक टाइप होता है जिसमें क्या होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी वगैरह दे कर करके आपको लैम्डा के बारे में पूछता है, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पूछेगा, तो ये एग्जांपल अगर रहेगा कि हाँ इस टाइप से बढ़े हैं तो क्या होगा कि क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, केवल इतना नहीं करना था, आप देखो कंपटीशन में दिमाग में क्या चलेगा, तो वो लैम्डा के बारे में बात किया है, ठीक है, तो डाटा किसी का दे कोई एनर्जी का, हमको तो लिखना है किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी टर्म में ही, तो ये मिनिमम कब होगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, दिमाग में चलेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, क्योंकि ऑप्शन, अच्छा अगर काइनेटिक एनर्जी का ऑप्शन देता तो कोई मतलब है नहीं था, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन देख लेते, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का डाटा दिया है तो हम ऐसे सोचेंगे क्या कि ये मिनिमम कब होगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा तो इक्वेशन दिया हुआ तो ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कितना होगा तो x का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 पुट करेगा तो u मिनिमम निकल जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, u मिनिमम निकल जाएगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो टोटल एनर्जी में से u मिनिमम को घटाएगा तो k मैक्स निकल जाएगा। तो इतना लिखना नहीं रहता है, वो दिमाग में चलता है, अब आदमी डायरेक्ट यहाँ पर है जो कि लिख दे सकता है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि वो क्या करेगा काइनेटिक एनर्जी का ही इक्वेशन ला लेगा, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन कितना आ जाएगा तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा 67 माइनस 2x², देखो यहाँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा तो 67 इसमें कैंसिल कर लो, तो ये हो गया 2
मान है कि नहीं, ये हो गया 8 - 2x²। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से पुट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ +2x², ठीक है। तो क्या होगा, इसके हिसाब से भी आप पुट कर ले सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इस बात को समझना, काइनेटिक एनर्जी आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो x मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब x मैक्सिमम होगा। x मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, वहां पर के हिसाब से 3 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो ये 9, तो 18, तो यहाँ से भी करोगे तो 100 आ गया। कौन, kmax। तो kmax हो गया 100, उसको पुट कर दिया जाएगा, चलेगा। तो जैसे भी डील करो, या IIT एडवांस में पूछे हुए हैं जी, एकदम फिर से वही बोल रहे हैं, आज पूछे, कल पूछे, परसों पूछे, जेईई में, नीट में एकदम पूछेगा, ठीक है। तो वो देखा हुआ रहेगा, दिमाग क्लिक करेगा। देखने से ही होता है कि जब आप इसी को तो टाइप बोलते हैं कि दिमाग में थोड़ा सा क्या है ना, कि वो है, माने याद नहीं है मगर याद है, समझ रहे हो ना। मतलब बस थोड़ा सा अटैचमेंट है, जैसे ही आप देखते लगता है कि हाँ इस जगह क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो दिमाग क्लिक कर जाएगा, बन जाएगा आपका। तो इस चीज को आप समझे रहिएगा।